हेलो एवरीवन, शेयर मार्केट पार्ट 2 डीएफसी एग्ज़ाम के लिए आपके सामने है। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों पोस्ट के लिए इसमें से 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, कंफर्म। और अभी हम पार्ट 2 क्विकली स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि आपका पार्ट 15 है आज का। और आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। तो अभी तक बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी मार्केट में हमने एंट्री ली नहीं है, तो आज हम एंट्री लेंगे मार्केट में। सबसे पहले एक तो दो टाइप्स है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अभी इसका एक एक करके मीनिंग समझो। सपोज अपना कंपनी जो है नया है, ओके, कंपनी जो है अपना वो क्या है, नया कंपनी है। तो जब भी अपना कंपनी नया होता है, ये आपका जाता है प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। इसका जो लिस्टिंग होता है ये प्राइमरी मार्केट में होता है। और जो कंपनी के शेयर्स होते हैं और स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, आईपीओ के अंदर आते हैं। पब्लिक को देना है अपने को, राइट, शेयर और स्टॉक पब्लिक के लिए अवेलेबल करके देना है, तो वो कंसिडर करके आईपीओ में। क्यों आईपीओ में? क्योंकि कंपनी अपना नया है, फर्स्ट टाइम आ रहा है स्टॉक मार्केट में, लिस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म कंपलसरी आपको पता होना चाहिए क्या है। तो ये थे इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका ये एबीसी कंपनी का जो शेयर है वो आएगा। अभी इसमें और एक चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि कंपनी ने सपोज स्टार्टिंग में कुछ शेयर्स अलोकेट किए, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था ना, टोटल 10 लाख का अपना मार्केट कैप है, तो उसमें से कंपनी ने 1 लाख शेयर दे दिए, राइट। अभी मुझे और 1 लाख देना है, क्योंकि मेरे कंपनी का डिमांड बढ़ रहा है, मैं अच्छे प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे भी। तो सभी चीज़ों की वजह से जो डिमांड है शेयर्स का वो बढ़ रहा है, तो मैं और शेयर्स अलोकेट करूँगा, ठीक है। तो जब भी मैं सेकेंड लॉट दूंगा शेयर का और दूसरे टाइम में शेयर अलोकेट करूँगा और शेयर में पब्लिक के लिए निकालूंगा बाहर, तब वो आएगा आपका एफपीओ में। किधर आएगा? एफपीओ में। इसका भी फुल फॉर्म कंपलसरी याद रखना है, जो कि है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? जब भी आप बोलोगे कि मुझे एफपीओ में लॉन्च करने हैं शेयर्स, मतलब बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये है कि ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में लॉन्च किए थे, जो कि आपका आया था आईपीओ में, ठीक है। तो इधर से क्या है, पब्लिक आपका परचेस करेगी शेयर और आपके पास फिर से पैसा आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर अपना कंपनी ग्रो होगा, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में अभी इधर से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक तो आईपीओ एफपीओ का फुल फॉर्म कंपलसरी याद रखना है, ओके। प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा है डायरेक्टली, जो कंपनी है जिसको हम बोलते हैं इशूअर कंपनी, जो कंपनी इशू करती है स्टॉक मार्केट स्टॉक्स का और शेयर्स का, ठीक है। तो इशूअर कंपनी और पब्लिक के बीच हो रहा है आपका ट्रांजिशन। तो इशूअर कंपनी दे रही है शेयर्स, पब्लिक दे रही है मनी, ठीक है। इस तरीके से होने वाला है प्राइमरी मार्केट में। तो इधर सिर्फ पब्लिक जो है वो शेयर्स बाय कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर थोड़ा और डीप में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि प्राइमरी मार्केट में बाय होता है, ट्रेडिंग होता है, सेल होता है, तो आपका आंसर आएगा नहीं, सिर्फ बाय होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ट्रेडिंग भी नहीं होता, सेलिंग भी नहीं होता, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका बन सकता है इधर से। तो ये तो हो गए 4 क्वेश्चन प्राइमरी मार्केट के। अभी अपना जो कंपनी है वो हो गया, पब्लिक ने बाय कर लिया। जैसे पब्लिक बाय करेगी, वो जो अपना कंपनी प्राइमरी मार्केट में था वो आएगा अपना सेकेंडरी मार्केट में, जो कि आपका होता है एक्चुअल में स्टॉक मार्केट, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैंने क्या बोला था आपको, इधर होता है ट्रेडिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग मतलब बाय एंड सेल, ओके, खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। तो अभी हम आ गए सेकेंडरी मार्केट में। अभी इधर क्या है, इधर पब्लिक के पास, जो पब्लिक ने मेरे से खरीदे हैं स्टॉक्स, राइट, तो उनके पास शेयर्स है और स्टॉक्स है। तो अभी नया पब्लिक आएंगे, राइट, अपना कंपनी चल रहा है अच्छे से, तो इनको भी लगा ले लेना चाहिए। और हमने सपोज जो कंपनी है उससे नए जो शेयर्स है और स्टॉक्स है इशू नहीं किए हैं, तो इधर क्या होगा, इनके पास ऑलरेडी क्या है, शेयर्स है, ठीक है। तो ये ज़्यादा भाव पे बेचेंगे। सपोज इन्होंने मेरे से लिए 10 रुपये में, ओके, एग्जाम्पल है पर शेयर। आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इनको मिले 10 रुपये में, ठीक है। अभी मेरा कंपनी ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है, तो एक शेयर का प्राइस बढ़ गया इधर 15 रुपये, तो ये बेचेंगे 15 रुपये में, ठीक है। मतलब ये इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया 15 रुपये में। इन्होंने क्या किया, सेल किया 15 रुपये में। और ये पब्लिक जो है, नया पब्लिक, इन्होंने क्या किया, बाय किया, राइट, 15 रुपये बाय किया, तो अभी इनके पास 15 आ गए। तो ऐसे ही और पब्लिक आएंगे, तो ये फिर से बेचेंगे 20 रुपीज़ में, तो ये फिर से इनके पास 20 रुपीज़ में आ गए, फिर ये 25 में बेचेंगे, बाद में ऐसे बढ़ के आपका मार्केट का जो ग्राफ है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इधर से आपको क्या पता चल रहा है, एक तो फर्स्ट जो आपका स्टॉक मार्केट है
और स्टॉक एक्सचेंज है इसमें, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज आता है, वो बताऊंगा मैं क्या होता है, लेकिन इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या आपका होना चाहिए कि इसमें होता है ट्रेडिंग, ओके। इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो किस में होता है, पब्लिक टू पब्लिक में होता है। मतलब पब्लिक मतलब क्या, इन्वेस्टर्स। सी, एक तो ट्रेडर होते हैं जो मतलब वन डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेडर और इन्वेस्टर में फ़र्क है। जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालते हैं उनको ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 साल 3 साल इस तरीके से, ओके। ट्रेडिंग मतलब आज के आज खरीदा, आज के आज बेच दिया, आज के मिनट में खरीदा, ओके, अभी मैंने खरीदा और दूसरे मिनट में बेच दिया, इसके बोलते हैं हम ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेल। तो सिंपल सेकेंडरी मार्केट में आपका हो रहा है ट्रेडिंग, हो रहा है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझा क्या है, पहले कंपनी नया है प्राइमरी मार्केट में आएगा, और फिर इधर से आपका आएगा सेकेंडरी मार्केट जिधर आपका स्टॉक एक्सचेंज है। और स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ओके। स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिधर बायर भी आ रहा है एंड सेलर भी आ रहा है। तो एक तरह से आपका एक मार्केट है, ठीक है। हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा है फ्रूट मार्केट। तो फ्रूट मार्केट में फ्रूट है, जो फल है वो बेचने वाले भी थे और जिनको फल खरीदना है वो भी आ रहे थे, राइट। तो एक फ्रूट मार्केट अपना कॉमन प्लेटफॉर्म है जिधर दोनों आ रहे हैं बाई और सेल करने के लिए। तो ये आपका होने वाला है स्टॉक एक्सचेंज। और ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन अपने इधर सबसे पॉपुलर है जिनका आपने नाम सुना भी होगा करंट अफेयर्स में, ओके, और जीके में, जो है BSE एंड NSE। ये पॉपुलर अपने स्टॉक एक्सचेंज मतलब मार्केट ही है एक प्रकार के, ठीक है। ये BSE मार्केट है, इधर क्या क्या फल मिलते हैं, एक तो रिलायंस का शेयर मिलेगा, सपोज टाटा का शेयर मिलेगा, इस तरीके से। NSE में भी अलग अलग मिलेंगे प्रोडक्ट इस तरीके से। तो अलग अलग शेयर्स रहेंगे BSE एंड NSE में। तो BSE जो है सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। मतलब 1875 में इसको फाउंड किया था। इसका हेडक्वार्टर जो आपको मुंबई में मिलेगा दलाल स्ट्रीट में, ठीक है। और जो चेयरमैन है, ये तो कंपलसरी आपको याद रखना है जीके के लिए, जो जीके में पूछ सकते हैं, चेयरमैन एंड CEO। जो करंट चेयरमैन है इसके वो है विक्रमजीत सेन, विक्रमजीत सेन। और जो करंट CEO है वो है आशीष कुमार चौहान, ठीक है, आशीष कुमार चौहान। ये आपको याद रखना है BSE के लिए 1875। एशिया का ओल्डेस्ट है, ओके। और ये भी एशिया का ओल्डेस्ट है, पूरे एशिया रीजन का ओल्डेस्ट है। और बाद में आपका NSE आता है जो कि आपका आता है 1992 में। इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई ही है, ठीक है। करंट चेयरमैन NSE के करंट जो चेयरमैन है वो कौन है, गिरीश चंद्र, ठीक है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और जो करंट CEO है NSE के वो है विक्रम लिमाय, ठीक है। विक्रम लिमाय जो है वो करंट CEO है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी है जैसे कि, लेकिन वो हम ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं है इतने, जैसे कि एक USE है, इंडिया की ही है, ओके। INX है, और आपका एक MSC हो गया, MSC इस तरीके से है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, मेन अपना BSE और NSE है, ठीक है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, देखो अभी अपना कंपनी सेकेंडरी मार्केट में आ गया है जिधर आपके स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, हम इधर खड़े हैं सपोज। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये मार्केट में जाओ और इधर कंपनी को लिस्ट कर दो। लिस्ट कर दो मतलब इधर आपका कंपनी का नाम आएगा, फिर पब्लिक इधर से परचेस करेगी, ओके। स्टॉक एक्सचेंज से पब्लिक जो है ट्रांजेक्शन करेगी। और दूसरा आपके ऑप्शन है NSE ऑप्शन है, ठीक है। कोई भी आपका ऑप्शन है, कोई भी कर सकता है आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में भी आप कर सकते हो इन्वेस्ट, मतलब लिस्टिंग जो है कंपनी का दोनों में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका शेयर का प्राइस है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ जाइए कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस ये है शेयर का प्राइस, ठीक है। वो शेयर का प्राइस है वो अलग होने वाला है। शेयर का प्राइस क्या है, डिफरेंट होने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी मार्केट है, ये भी मार्केट है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, तो इसका आंसर अपने को मिलेगा जब हम पढ़ेंगे इंडाइसेस और इंडेक्स, ठीक है। बेसिकली एक इंडेक्स क्या होता है, एक अगर जनरल में आपको पूछूंगा इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि आप सुनते भी हो करंट अफेयर में हम पढ़ते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक इतना आया, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये इंडेक्स वो इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सोचा तो उसका मीनिंग क्या है। मैं अगर बोलता हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का जो रैंक है शायद से 69 आ गया, ओके। पहले 74 था, ऐसा हम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कितना चेंज हुआ उसको मेजर कर रहे हैं। तो इंडेक्स का सिंपल मीनिंग है, इंडेक्स का सिंपल मीनिंग है मेजर ऑफ चेंजेस, ठीक है। पहले 74 था, अभी 69 पे आ गया, तो हमने मेजर किया। सिमिलरली मार्केट के भी इंडेक्सेस होते हैं,
जिसको हम बोलते हैं मार्केट इंडाइसेस और इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या कितने मार्केट है, 2 मार्केट है। एक तो आपका बीएससी है आपके पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और आपका है एनएससी। ओके, इसका फुल फॉर्म नहीं दिया मैंने शायद से ना, ठीक है। तो बीएससी का फुल फॉर्म बॉम्बे, ये रहेगा, ओके, स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी का नेशनल है, एनएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लो कंपलसरी, ये रहेगा अपना। तो अभी इसमें भी अभी और एक इंडेक्स में और एक बोलो आपको सीपीआई, ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो ये आपका जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट, सीपीआई। बाद में आपका एचडीआई भी था, जो कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। क्यों यूज़ होता है, जो आपका कंट्री का डेवलपमेंट है उसको मेजर करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो सिमिलरली बीएससी के लिए, ओके, बीएससी के लिए इंडेक्स है आपका सेंसेक्स, सेंसेक्स। और एनएससी में आपका कौन सा इंडेक्स है, निफ्टी, और कभी कभी इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं, ओके, निफ्टी और निफ्टी 50। तो सेंसेक्स का फुल फॉर्म है आपका सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है, सेंसिटिव, ये पूछेंगे नहीं लेकिन फिर आपके नॉलेज के लिए सेंसिटिव इंडेक्स, इस तरीके से। अभी बेसिकली फिर इंडेक्स, इनका मीनिंग क्या निकालेंगे कि बीएससी मार्केट में क्या भाव चल रहा है, ओके, ओवरऑल भाव क्या चल रहा है बीएससी मार्केट का, क्योंकि अपने को आइडिया आता है, अपने को आइडिया आता है ओवरऑल बीएससी का आइडिया आता है इससे, राइट। जैसे कि सीपीआई से मुझे पूरे इन्फ्लेशन का, नेशनल अपना इंडिया का इन्फ्लेशन का आइडिया आता है, वैसे ही ये जो सेंसेक्स है, ओके, ये जो सेंसेक्स है उसमें मुझे पूरा बीएससी का आइडिया आता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो, अभी अपना बीएससी है, एनएससी है, ठीक है, ये मार्केट है। तो सपोज एक मार्केट, फ्रूट मार्केट है, आपके बहुत सारे फ्रूट है उधर ना, एक तो मैंगो है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, तो हर एक का प्राइस हम ट्रैक करेंगे, फिर ओवरऑल प्राइस हम करेंगे, और फिर अपने को पता चलेगा कि क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इसमें बहुत ही समय लगेगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं अभी इसमें इंडेक्सेस में, सेंसेक्स में, बीएससी में सपोज जितने भी कंट्रीज, सॉरी कंट्री नहीं, कंपनीज है, सपोज 700 कंपनीज है, ठीक है, बीएससी में 700 कंपनीज लिस्टेड है। तो उसमें से हम टॉप 30 कंपनी लेने वाले हैं, सिर्फ टॉप 30, और उस टॉप 30 बेसिस पे हम पूरे बीएससी का अंदाजा लगाएंगे कि बीएससी का आज मार्केट जो है वो अब ऊपर था या नीचे था, ओके, इस तरीके से, जैसे आपने देखा ही होगा थंबनेल में भी कि स्टॉक मार्केट का कैसे ग्राफ रहता है, ठीक है। तो टॉप 30 कंपनी, अभी टॉप 30 में किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, इसका आंसर क्विकली आपको आना चाहिए कि मार्केट कैपिटल, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से कल देखा है। तो मार्केट कैप जिन 30 कंपनीज का ज़्यादा है इन 700 कंपनीज में, उनके बेसिस पे मुझे बीएससी का अंदाजा आएगा। और निफ्टी मतलब एनएससी में जो निफ्टी होता है, और इधर 50 भी आपको एक वर्ड दिखा होगा, ओके, और नंबर दिख रहा है, तो मतलब इस नंबर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम कितने कंपनीज ले रहे हैं, टोटल 50 कंपनीज, ठीक है, टोटल 50 कंपनीज ले रहे हैं। और उसके बेसिस पे मैं अंदाज लगाऊंगा कि एनएससी मार्केट का आज कैसे था, मतलब कितना ऊपर गया, कितने नीचे गया। कल क्लोजिंग हुआ था 1400 पॉइंट्स पे, आज डाउन गया है 1300 में। तो ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं पूरे मार्केट का, ठीक है। तो इसके लिए जो इंडेक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसलिए इसी चीज़ रीज़न की वजह से जो आप आपकी कंपनी का स्टॉक जो है और शेयर है इधर लिस्ट करोगे तो उसका प्राइस अलग होगा। क्यों? क्योंकि इधर हम 30 कंपनीज का देख रहे हैं, और आप अगर इधर लिस्ट करोगे तो उसका प्राइस अलग होगा, ठीक है। तो ये रीज़न है जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था कि बीएससी और एनएससी में अगर मैंने दोनों मेरी सेम कंपनी को लिस्ट कर दिया तो मेरे शेयर का प्राइस जो है वो क्या रहेगा, मतलब चेंज रहेगा, ठीक है। इधर कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, सिमिलरली वाइस वर्सा, इधर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, दोनों में ज़्यादा हो सकता है, दोनों में कम हो सकता है। किस बेसिस पे आपको अभी पता चला, इंडेक्स के बेसिस पे, ठीक है। इधर तक हम आ गए। सेकेंड रीज़न है, ठीक है। सेकेंड रीज़न क्या है कि ये आपका मार्केट है, राइट। अभी सपोज आपके एरिया में 2 मार्केट है, एक तो फ्रूट मार्केट है, 2 मार्केट है, ठीक है, फ्रूट मार्केट 2 है। अभी एक मार्केट ऐसा मतलब टाइम पास के लिए है, उधर दुकान है लेकिन ज़्यादा पब्लिक जाते नहीं उधर, सपोज एरिया इतना अच्छा नहीं है, ओके। ये और ये मार्केट मस्त है, एकदम अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, तो इधर पब्लिक ज़्यादा रहती है। तो इधर भी ऐसा ही है कि बीएससी में, ठीक है, और एनएससी में जो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है वो भी कम ज़्यादा रह सकते हैं, राइट। ये भी आपका एक रीज़न हो गया। तो ये आपका सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो शेयर, सेम शेयर है आपकी कंपनी का, एबीसी कंपनी अपना कंपनी था, उसका सेम शेयर अगर बीएससी में रखूँ तो बीएससी में अलग प्राइस होगा, सपोज 12 रुपये पर शेयर, ठीक है, और एनएससी में होगा 15 रुपये पर शेयर। तो ये 2 मेजर रीजन्स है, ओके। इतना आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो अभी अगर मैं ओवरऑल फिर से एक अपने पास स्ट्रक्चर रखूँ, एक ओवरऑल, तो हम देखते क्या है। तो एक अपना नया कंपनी था, ठीक है, एक जस्ट रिविजन के लिए। तो इसमें अपना कंपनी का नाम सपोज है एबीसी, ठीक है। तो मैंने इसको लिस्ट कर दिया
अभी देखिए ये जो कंपनी है ये आपका प्राइवेट कंपनी है। अभी इधर भी दो केसेस है, ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ओके। एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेंगे, जस्ट नॉलेज के लिए। तो फर्स्ट अपना होगा प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट के लिए एक लिमिटेशन है कि सिर्फ 200 शेयर होल्डर होंगे अपने कंपनी के, 200 शेयर होल्डर्स होंगे, इससे ऊपर नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है पब्लिक में, पब्लिक कंपनी में, ताकि जो शेयर्स है अपने वो पूरे पब्लिक को एक्सेसिबल हो सके, जो कि आपके बीएसई और एनएसई में है, ओके। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अभी जैसे मैंने इसको बना दिया पब्लिक, ठीक है, मतलब एबीसी में से प्राइवेट हट गया और एबीसी रह गया, एमएससी लिमिटेड, सपोज एबीसी लिमिटेड, तो ये बन गया पब्लिक। अभी इधर मुझे लिमिटेशन नहीं है शेयर होल्डर्स की, कितने भी रह सकते हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है, इधर कुछ भी लिमिट नहीं है। तो ये आ गया अपना प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में एक आईपीओ के थ्रू मैंने शेयर जो है बेच दिए, ठीक है, पब्लिक ने शेयर ले लिए। और अभी जब शेयर बेचा हमने तब ये आ गया अपना सेकेंडरी मार्केट में, वो भी सेकेंडरी मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आपका जो कंपनी है वो आपको दिख रहा है अभी, ठीक है। तो जो आपका ब्रोकर रहता है, जो उसका अकाउंट रहता है, ब्रोकर के अकाउंट में आप अपना कंपनी दिखेगा अभी, एबीसी, एबीसी, रिलायंस, ऐसे सब कंपनी दिखेंगे, ठीक है। फिर इधर से आप ट्रेड कर सकते हैं, इसका मैं शेयर खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, अगर मैंने ऑलरेडी लिया है तो मैं बेच भी सकता हूँ, नया हो तो खरीद सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से ये काम चलता है, एक प्रॉपर फ्लो ऐसे रहेगा आपका, ओके। इसमें ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा डीप अगर गया तो प्राइवेट कंपनी होता है अपना, तो शेयर होल्डर की लिमिट कितनी है, तो 200 है, ये याद रखो। और पब्लिक के लिए लिमिट नहीं है, ओके, ये चीज़ याद रखो, पूछ भी सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने इंडाइसेस। बाद में आता है अभी सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है 1988 में फॉर्म हुआ है, ओके। इसका काम क्या है, पूरे जो अपना कैपिटल मार्केट है, ओके, और पूरे स्टॉक मार्केट है, उस पर निगरानी रखना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कोई फ्रॉड कर रहा है बेसिकली, ओके, इतने स्कैम होते हैं, आपको पता ही है, हर्षद मेहता स्कैम वो सब। तो इस पे मतलब नज़र रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट इसमें लगा दिए हैं स्टॉक मार्केट में, राइट। तो उनके पैसे भी सेफ रखने हैं अपने को। तो ये सब काम जो है सेबी देखता है, तो रेगुलेट करता है पूरे स्टॉक मार्केट को। देखो एक रेगुलेटर है ये, और उसका दूसरा नाम है प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्ट करता है सबको, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सेबी है इसलिए मतलब विश्वास है कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, चाहे वो 5 साल 10 साल 15 साल हो रहे हैं उधर, तो रहेंगे, ठीक है। तो एक मतलब विश्वास के लिए सेबी का इम्पोर्टेंस है उधर। तो ये तो होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। अभी थोड़ा मार्केट पे देखते हैं, मार्केट क्या है। तो बेसिकली अगेन क्या होता है, एक तो आपके पास ब्रोकर चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर रहेंगे, जैसे आपका ग्रो आपने देखा होगा, ऐड आता है ना बहुत यूट्यूब पे, ग्रो आता है, दूसरा जीरोडा, अपस्टॉक्स बहुत अभी फेमस हो गए ये भी। तो ये आपके ब्रोकर है, मतलब इनके थ्रू आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, सिंपल, ओके। आप ट्रांजेक्शन और इन्वेस्ट करोगे ब्रोकर के थ्रू। फिर ब्रोकर के स्क्रीन पे, मतलब जब भी आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट में, इधर ब्रोकर अभी सपोज अपने कंपनी का लिया आपने, एबीसी और रिलायंस का भी लिया, तो इधर दो आपको नाम दिखेंगे कि एबीसी के इतने शेयर्स लिए, इतने प्राइस में, इतने टाइम पे, ठीक है। रिलायंस के लिए इतने शेयर, इतने टाइम पे और इतने प्राइस पे आज। तो इस तरीके से आपको दिखेगा ब्रोकर। तो ब्रोकर का काम इतना ही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 अकाउंट। एक तो डीमैट अकाउंट चाहिए आपका, क्या बोलते हैं इसको, डीमैट अकाउंट। दूसरा आपको चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, आपको ट्रेडिंग करना है, ओके। ट्रेडिंग करना है आपको, तो ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। और डेफिनेटली तीसरा तो आपका लगेगा सेविंग अकाउंट, जो पैसा है आपका प्रॉफिट लॉस, ओके, वो एक तो प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा और लॉस होगा तो इधर से ही जाएगा। तो सेविंग अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए। तो 3 अकाउंट लगते हैं, कितने, 3 अकाउंट। तो ये अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा है इस तरीके से, कितने अकाउंट लगते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो 1 2 3, ठीक है। और ऐसा ही पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा, नीचे जो दिए हैं उसमें से कौन सा अकाउंट नहीं लगता है। और ऑप्शन में दिया होगा डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और दूसरा कोई भी अकाउंट दिया होगा आपको, सपोज पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, तो आंसर आपका वो होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, तो बेसिक आपको मेन ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी डीमैट अकाउंट का काम क्या है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम ट्रेड करेंगे, ओके, नाम पे ही उसके ट्रेडिंग है, मतलब हम ट्रेड करेंगे। और ट्रेड में हम क्या करते हैं, एक तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं बेचूंगा, एक तो बाय करूंगा नहीं तो सेल करूंगा। और जब भी मैं स्टॉक और शेयर कोई भी बाय और सेल करता हूँ, तो वो मेरे आते हैं डीमैट अकाउंट में, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट अपना यूज होने वाला है स्टोरेज के लिए,
स्टोरेज के लिए। मैं आपको बोला ना ये आपको दिख रहा है, तो ये डीमैट अकाउंट है बेसिकली। तो ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलता है और ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट भी देते हैं, अभी वो कंबाइन अकाउंट देते हैं, ठीक है। तो इधर आपको दिखेगा ABC कंपनी के शेयर्स लिए इतने रुपए में, इतने नंबर ऑफ शेयर लिए, 50 शेयर लिए, 100 रुपीज़ वाले, टोटल 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। इस तरीके से पूरा डिटेल आपको दिखेगा स्क्रीन पे, ठीक है, डीमैट अकाउंट में। तो डीमैट अकाउंट में आपका स्टोरेज होने वाला है। सेविंग अकाउंट का मैंने बोल दिया आपको, प्रॉफिट लॉस। अभी जब सपोज ये पूरे जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो सेकेंड्स में करते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्विकली होता है सब, ग्राफ आपका ऊपर 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 नीचे नीचे ऐसा होते ही रहता है वो, ओके। जो स्टॉक मार्केट ग्राफ है ऐसा ऐसा होता ही रहता है वो। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, मतलब सपोज इधर आपका ग्राफ है अभी, और इधर मैंने क्या कर दिया, बाय कर दिया, ठीक है। इधर मैंने कर दिया बाय, सपोज ये आपका 5 रुपये भाव चल रही है इधर एग्जाम्पल, और 50 रुपीज़ पकड़ते, 500 रुपीज़ पकड़ते हैं, बहुत कम है, ओके। तो 500 रुपीज़ भाव में मैंने खरीदा है। अभी ये जो शेयर खरीदा है, रिलायंस के शेयर खरीदा हमने, तो रिलायंस के शेयर डीमैट अकाउंट में आने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीमैट अकाउंट में आने के लिए आपको T+2 दिन लगते हैं। कितना? T+2, ठीक है। और ये भी आपका वर्किंग डेज, नॉट हॉलीडे, नॉट आपका सैटरडे संडे, ओके, ओनली वर्किंग डेज। क्योंकि आपका जो मार्केट है, मार्केट का वर्किंग डेज क्या है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे वो चालू रहेगा, सैटरडे संडे बंद, ठीक है। और जो पब्लिक हॉलीडे अपने गवर्नमेंट हॉलीडेज रहते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया, वो सब उधर भी बंद रहता है, ओके। खाली दिवाली में लक्ष्मी पूजन रहता है ना, उसमें शाम को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा ये रहता है, एक मुहूर्त ट्रेडिंग रहता है, मुहूर्त ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए खुलता है वो। और इधर पब्लिक मतलब लक के लिए ऐसा बोलते हैं ना, लक्ष्मी पूजा के दिन, कि अच्छा मतलब होता है अपने लिए फाइनेंशियली, तो इसलिए जस्ट मुहूर्त ट्रेडिंग होता है तब, ठीक है। तो T+2 मतलब क्या है, ये T का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड डेट। ट्रेड डेट मतलब आज है अपना, क्या है आज, थर्सडे ना, आज थर्सडे है, थर्सडे को मैंने बाय किया रिलायंस के शेयर, ठीक है। तो मतलब थर्सडे प्लस 2 दिन, अभी देखिए थर्सडे प्लस 2 दिन आज हमने बाय किया, ठीक है। तो मतलब थर्सडे गया, 2 दिन आगे गया, मतलब फ्राइडे, और अभी क्या है, सैटरडे संडे ऑफ है मार्केट का जो है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, ठीक है। तो फ्राइडे 1 दिन, सैटरडे संडे स्किप करो, मंडे दूसरा दिन, मतलब ट्यूसडे को अपने अकाउंट में आएगा। जितने भी शेयर लिए मैंने, सब 50 शेयर लिए, ओके, 500 रुपये के 50 शेयर लिए, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो गया अपना, 25,000, 25,000 के हमने शेयर्स लिए। तो ये 50 जो शेयर है इधर दिखेंगे मुझे, ओके, ब्रोकर की स्क्रीन पे मेरे, वो मुझे दिखेंगे ट्यूसडे को, ओके। आई होप समझा होगा T+2 डेज क्या है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, T+2 डे लगते हैं। इसमें T का फुल फॉर्म ट्रेड डेट, मतलब कौन सी तारीख को ट्रेड किया आपने, ठीक है। तो अभी मार्केट की टाइमिंग भी आपको बता देता हूँ, ये भी आपको पूछ सकते हैं बेसिक है सब। तो मार्केट अपना जो खुलता है वो खुलता है सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, ठीक है। 9:30 AM करो इधर, क्योंकि 3:30 लिखा मैंने। तो 9:15 AM टू 3:30 PM तक आपका मार्केट खुलता है, तो इसको बोलते हैं मार्केट टाइमिंग, ठीक है। अभी इसका डिवीजन है थोड़ा। सबसे पहले 15 मिनट जो है, ओके, 9 से लेके 9:15 तक, ये आपका रहता है प्री ओपनिंग सेशन, प्री ओपनिंग मार्केट सेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है वो अभी आपके DFC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जस्ट थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। 9 to 9:15 प्री ओपनिंग मार्केट सेशन, ठीक है। फिर 9:15 बजे आपका मार्केट खुलेगा, इसलिए इसका नाम प्री ओपनिंग है। देखो 9:15 को ओपनिंग है ना, 9:15 को ओपनिंग होगा, तो प्री ओपनिंग मतलब पहले 9 to 9:15, ठीक है। तो अगर थ्योरी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता हूँ इसमें कि प्री ओपनिंग मार्केट सेशन कितने मिनट का रहता है, तो कितने मिनट का रहता है, 15 मिनट का। कैसे भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जस्ट आपको ये प्रॉपर नॉलेज होगा तो कैसे भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो 3:30 बाद में ख़त्म होने के बाद, तो 3:30 टू 4 बजे तक, 3:30 PM टू 4 बजे तक इसका रहता है क्लोजिंग सेशन, ठीक है। इसको नॉर्मल सेशन भी बोलते हैं हम, नॉर्मल सेशन, ठीक है, नॉर्मल सेशन। तो एक क्या करो, 9:15 टू 3:30 काउंट करो कितना घंटा होता है, और वो भी ब्रैकेट में लिख दो नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं, घंटे में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। और इसका तो 30 मिनट्स आपका है, मतलब आधा घंटा, हाफ आवर, क्लोजिंग सेशन हाफ आवर का, प्री ओपनिंग 15 मिनट का, और ये पूरा कैलकुलेट करो, ठीक है, कितना होगा वो, तो वो आपका होने वाला है। जैसे कि आपका ये आ गया 1:15 से, ठीक है, 6:15 आ गया टोटल, 6:15 आवर्स टोटल, ओके। तो ये तो आपका मार्केट के टाइमिंग्स, ओके, क्या क्या टाइम है ये आपको बताना चाहिए। अभी मार्केट साइकिल्स, तो अभी जिन्होंने भी कभी देखा होगा स्टॉक मार्केट का, तो कभी ग्राफ अपना ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कभी अपना ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे,
ऐसे जाता है, राइट। तो जब भी आपका जो ग्राफ है बेसिकली, ठीक है, बहुत ही, ये देखो इसको वोलेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब मार्केट बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है, ओके, एक स्थिरता नहीं है, पूरा वोलेटाइल होता है, लेकिन वोलेटाइल होने के बावजूद भी वो ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो जब भी आपका जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट, ठीक है, बुलिश मार्केट। और इसमें जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है, जो पब्लिक मार्केट ऊपर जाता है तो इन्वेस्ट करती है, उनको बोलते हैं बुल इन्वेस्टर, ठीक है। बुल आपको पता है क्या होता है? तो बुल के जैसे सिंग होते हैं, राइट, वो ऐसा मतलब उसका जो सिर है वो ऊपर रहता है हमेशा, इसलिए इसको बुल नाम दिया है। क्योंकि वो बुल, जो अपना बुल है कैसे मारता है, वो सिंग से डायरेक्ट ऐसे ऊपर अपने को फेंकता है, राइट। तो इसलिए जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तब वो बुल होगा, बुलिश मार्केट होगा, और उसमें जो इन्वेस्ट करेंगे उनको बोलेंगे हम बुल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रहते हैं बुल इन्वेस्टर, ये ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, मतलब ऑप्टिमिस्ट रहते हैं कि मतलब सोचते हैं कि ऊपर ही जाएंगे, अपने को ग्रोथ ही मिलेगा, ओके, हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो इसका मीनिंग ये नहीं कि ऊपर ही जाता रहेगा। ये सब 9:15 to 3:30 में होता है, 9:15 to 3:30 में। तो कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट मतलब क्लोजिंग के पास आए, ठीक है, 3 बजे, तो 3 बजे क्विकली आपको नीचे भी जा सकता है वो, ओके। तो ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन बुल पीपल क्या रहते हैं? ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, इसको नाम दिया है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ओके, हिंदी में आशावादी, उनको आशा रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा और अपना पैसा भी ऊपर जाता रहेगा, ठीक है, इसलिए आशावादी है, होप रहती है उनको। तो जब भी आपका मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब इसका मीनिंग क्या है? ओके, इसका मीनिंग क्या है? सपोज ये हमने लिया था रिलायंस का शेयर 500 रुपये में, ठीक है। तो अभी ये शेयर मैंने इधर लिया था मार्केट में, स्टार्टिंग में लिया था, अभी वो इधर आ गया है। अभी सपोज मार्केट इधर आ गया है ये स्ट्रेट लाइन पे, और इधर उसका वैल्यू है 600, मतलब मुझे 100 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट हुआ है अभी तक, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब क्या? मेरे शेयर के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं, इन शॉर्ट, राइट। 500 का मुझे 600 मिल गया, अभी मैं बेच दूंगा, तो 600 में मैंने अपने कितने शेयर लिए थे? हमने 50 शेयर लिए थे ना, तो मिल गया, देखो 30,000 मिल गया मुझे। कितना प्रॉफिट लिया मैंने? 5,000 का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। ये जस्ट अपने थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा बहुत ईजी है और डाल दोगे पैसे तो पूरे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है इतना ईजी, जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है ये डिस्कशन करने के लिए खासकर, ओके। ओके, सेकेंड आता है अभी जो अपना मार्केट है, ऐसे 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 आता है, ओके। तो ये आपका है, इसको हम बोलते हैं बेरिश। क्या बोलते हैं? बेरिश। जो भालू होता है बेसिकली, बेयर, उसके ये नाम पड़ा है, ठीक है, बेरिश मार्केट। और जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं बेयर इन्वेस्टर, इसमें बोलते हैं बेयर इन्वेस्टर, ठीक है, भालू। तो बुल और भालू, ठीक है, ये दोनों प्राणी है इसमें। तो बियर आपको पता है क्या है? वो मारता जो है, ओके, किसी को भी इंसान को पकड़ के जमीन पे लिटा के मारता है, ओके, मतलब नीचे देख के मारता है वो, ऐसा पकड़ो। इसलिए जब भी मार्केट नीचे जाएगा तभी बेयर, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, बुल ऊपर फेंकता है अपने को सिंग से, तो होगा वो व्हाट? बेरिश, बुलिश, ठीक है, बुलिश होगा। तो ऐसा आपको याद रखना है। तो अभी इधर मैंने 500 में लिया था, सपोज अपना रिलायंस का कितना में लिया था? 500 में लिया था 50 शेयर, राइट। अभी इधर मेरा प्राइस हो गया 400, तो मैंने इधर सपोज बेच दिया, तो 400 इंटू कितने स्टॉक लिए थे मैंने? 50, तो मुझे 20,000 मतलब 5,000 का अपने को लॉस हो गया, राइट। 500 रुपये के 50 शेयर लिए थे ना, 5,000 का लॉस हो गया इधर। तो ये होता है आपका मार्केट, मतलब इधर क्या हो रहा है? मेरे शेयर के जो प्राइस है जो मैंने खरीदा है वो डाउन जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपका इसमें मेजर रीज़न क्या रहेंगे? जब भी आपका मार्केट डाउन जा रहा है और किसी कंपनी का में शेयर वो डाउन जा रहा है, तो मैंने आपको रीज़न बता दिए कि कंपनी ने लोन लिया है, रिपे नहीं किया, मार्केट में न्यूज़ आ गई, अरे इसने रिपे नहीं किया है, ओके, किसी ने फ्रॉड कर दिया, तो डायरेक्टली पब्लिक, अभी इधर क्या हो रहा है बेसिकली, ज़्यादातर पब्लिक सेल करती है, ओके, ज़्यादा पब्लिक इस मार्केट में सेल करती है, लेकिन इस मार्केट में भी हम बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसका भी एक फंडा रहता है, ठीक है। तो ये भी एक मस्त कंसेप्ट है इसमें। तो इस तरीके से अपना रहने वाला है, ओके। और इन्फ्लेशन आ गया सपोज, तो इन्फ्लेशन में भी अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था लास्ट ईयर, तो अपना मार्केट डाउन ही था, अभी मार्केट रिकवर हो रहा है, मतलब ऊपर आ रहा है ऐसे ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रहेगा, तो मतलब इन शॉर्ट इकोनॉमी जो है अपना पुअर परफॉर्मेंस कर रही है, इकोनॉमी जो है पुअर परफॉर्मेंस कर रही है, ओके। ये आप कंक्लूड कर सकते हो जब भी आपका मार्केट नीचे जाएगा। एक तो BSE भी आप कंक्लूड कर सकते हो, और नॉर्मल एक ये अपने रिलायंस का ही शेयर लो, रिलायंस का हम देख रहे हैं ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से। और दो प्राणी है इसमें जिसके बेसिस पे नाम पड़ा है। तो जब भी आपका सपोज अभी मार्केट जो है, ओके, पूरा वोलेटाइल है, इस तरीके से वोलेटाइल है,
ओके, पता नहीं आपको, नहीं एक तो ऊपर भी नहीं जा रहा है और ऊपर जा रहा है तो मतलब प्लस माइनस 10% के इसमें जा रहा है। ओके, प्लस माइनस 10% के रेंज में जा रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो पूरा वोलेटाइल है, फिक्स नहीं है, कॉन्स्टेंटली मूविंग है। तो इसको हम बोलेंगे वुल्फ मार्केट, ठीक है, वुल्फ मार्केट। अभी इसका थ्योरी नहीं है ऐसा कुछ, जैसे मैं आपको बुल और बेयर का बताया, क्योंकि दो ही वर्ड हम यूज़ करते हैं खासकर स्टॉक मार्केट में, बुल और बेयर। ओके, वुल्फ मार्केट भी रहता है एक, और ईगल भी रहता है, ईगल मार्केट, ठीक है। तो ईगल मार्केट में आपका क्या रहता है, रैपिड इंक्रीज होता है, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है और फिर ऐसा कॉन्स्टेंटली रैपिड इंक्रीज, इधर आपको ये नहीं दिखेगा, फ्लक्चुएशन नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो एक तो ईगल मार्केट भी होता है। तो चार आपको प्राणी ध्यान रखने हैं, एक तो बुल बेयर हो गया कंपलसरी, ये दोनों तो कंपलसरी है, बाद में थर्ड वुल्फ एंड ईगल। तो ये आपको चीज़ें कंपलसरी याद रखनी है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी मार्केट के बारे में जो मैंने आपको बताई। ओके, प्रॉपरली आया हो, एक एक जो चीज़ बोल रहा हूँ वो आप लिख रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है डिपॉजिटरी। तो जो इन्वेस्टर्स है, अपने मतलब हम तो पैसा दे रहे हैं, राइट, शेयर तो खरीदा, मेरे ब्रोकर के अकाउंट में दिख रहा है शेयर मेरा, लेकिन जो पैसा मैंने डाला है वो, ओके, वो पैसा किधर गया, मेरा सेविंग अकाउंट से डेबिट हो गया है, राइट। जैसे कि 500 रुपये के मैंने 50 शेयर जो लिए रिलायंस के, मतलब 25,000 के मैंने शेयर लिए टोटल, तो ये 25,000 तो मेरे सेविंग अकाउंट से क्या हो गए, डेबिट हो गए, कट हो गए। तो ये गए किधर, तो ये अपने स्टोर होते हैं डिपॉजिटरीज में, ठीक है, डिपॉजिटरी में स्टोर होते हैं। और अपने पास दो डिपॉजिटरी है, एक है NSDL और दूसरा डिपॉजिटरी अपना है CDSL, सॉरी। ओके, तो NSDL का फुल फॉर्म, कंपलसरी फुल फॉर्म, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। ये तो आपका NSDL का फुल फॉर्म, और CDSL का फुल फॉर्म भी लिखना है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है, सॉरी सेंट्रल, हाँ, डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ठीक है, CDSL। तो ये हो गया। तो NSDL और CDSL में अपना जो पैसा है हम डालते हैं किसी भी इस चीज़ में, ठीक है, स्टॉक हो या आपके बॉन्ड्स हो, बॉन्ड भी हम खरीदते हैं ना गवर्नमेंट से, तो बॉन्ड भी हमने खरीदा, तो सब पैसा जो अपना इधर जमा होता है, ऐसे सब डिपॉजिट, नाम नहीं है, ठीक है, डिपॉजिट होता है मनी। जैसे कि अपने सेविंग अकाउंट में अपना सैलरी होता है, हम पैसे डालते हैं तब अपने सेविंग अकाउंट में जमा होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट फुल फॉर्म याद रखो, इतना पे इतना। तो मतलब इन्वेस्टर से ब्रोकर के पास, और ब्रोकर के थ्रू NSDL और CDSL में जाते हैं, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको कंपलसरी याद रखना है विथ फुल फॉर्म। ओके, तो ये हो गया आपका स्टॉक मार्केट कंप्लीट, पूरा शेयर मार्केट, जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे, ओके, पूरे कवर किए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा, अगर मुझे लगा कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वैसे टेस्ट सीरीज का मैं डाल दूंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज का काम चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज का अभी आपको नीड नहीं है। ये टेस्ट सीरीज आपको कब यूज़ करना है, अगस्त में यूज़ करना है। अभी सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि थियरी को स्ट्रॉन्ग करें, जितना नॉलेज है उतना गैदर करें, प्रॉपरली नोट्स बनाएं और उनको कंटिन्यूसली रिविजन करते रहें, इतना ही आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब भी सही समय आएगा तब तक मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। और लास्ट हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड क्या रहते हैं, बेसिकली एक कंपनी रहेगी, ओके, एक कंपनी रहेगी, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करती है सभी पीपल को। अभी स्टॉक मार्केट देखो क्या है, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, ओके, क्योंकि कोई अंदाज नहीं लगा सकता, इतना सारा नॉलेज आपको एक तो चाहिए, ठीक है। एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस रहता है, फंडामेंटल, एक तो रहता है टेक्निकल एनालिसिस रहता है, ठीक है। फंडामेंटल मतलब कंपनी में बोल सकता हूँ मैं एक सिंपल में, तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है, क्या प्रोडक्ट्स है, ओके, इस तरीके से। टेक्निकल भी थोड़ा बहुत ऐसा रहता है, तो ये एनालिसिस रहता है पूरा डिटेल में, ये आपको करना रहता है। इसका भी गारंटी नहीं है करने के बाद आप सही से गेस कर पाओ, आप सही से इन्वेस्ट कर पाओ, ठीक है, ये आपका फिक्स नहीं है। इसलिए स्टॉक मार्केट तो रिस्की है। तो पब्लिक जो है, मैक्सिमम पब्लिक जो है वो डरती है स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से, जो कि वैलिड है, ओके, जो कि रिलेवेंट है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और डायरेक्टली आप किसी के कहने पे डाल रहे हो पैसे, तो डेफिनेटली लॉस होने के चांसेस जो मैक्सिमम है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट को देखो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कितना भी जिनका मतलब एक्सपीरियंस है वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वॉरेन बफेट जो है, ओके, जिन्होंने 60 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया है, वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट पे। तो यही रहता है। तो इसलिए एक और अपने पास क्या रहता है, म्यूचुअल फंड रहता है। तो एक कंपनी रहती है, म्यूचुअल फंड बनती है। म्यूचुअल फंड मतलब क्या है, आपका एक कॉमन फंड जो कि जिसमें पब्लिक ने पैसा डाला है एक कॉमन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो ये जो फंड है ये बनता है, बहुत सारे पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करती है, और इधर ये कंपनी जो है म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे कि अभी बहुत सारी कंपनीज है, एयरटेल है, SBI की कंपनीज है, रिलायंस है, ICICI के भी है, ठीक है। तो इनके मैनेजर रहते हैं, फंड मैनेजर,
क्या रहते हैं? फंड मैनेजर, जो कंटिन्यूसली मार्केट को ट्रैक करते हैं, पूरे न्यूज़ जो आता है दिन भर में किसी कंपनी का, रिलायंस का ये हो गया वो हो गया, उस पर नज़र रखते हैं। ओके, सब काम क्या करते हैं? फंड मैनेजर करते हैं। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ पैसे डाल देने हैं फंड में और भूल जाना है उनको। ओके, म्यूचुअल फंड के लिए भूल जाना है। इसमें भी रहता है आपका डेप रहता है, डेप्थ, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, ठीक है। डेप रहता है शॉर्ट टर्म के लिए। इक्विटी रहता है, तो इक्विटी में आपका लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म, ठीक है। इक्विटी में आपका वोलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा रहता है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू डेप्थ, क्योंकि डेप्थ में वोलेटिलिटी क्या रहता है? कम रहता है। ओके, मतलब मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो अगर वोलेटिलिटी कम है आपका, तो इधर आपका जो रिटर्न्स है, ठीक है, जो रिटर्न्स है वो आपके ज़्यादा नहीं रहेंगे, कम रहेंगे, उसके साथ साथ आपकी रिस्क भी कम रहेगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं डेप्थ होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें डालो, ताकि आपका रिस्क अगर कम आपको लेना है और रिटर्न भी कम है तो इसमें डाल सकते हो। इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे कंटिन्यूसली हो रहा है, पता नहीं है, तो रिस्क ज़्यादा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप करोगे तो डेफिनेटली रिस्क नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो रिटर्न, रिस्क आपका ज़्यादा है और रिटर्न भी आपका इसमें ज़्यादा ही रहेगा। जो आप पैसे डालोगे उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। रिटर्न मतलब इंटरेस्ट बोल रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट। तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड वर्क करता है। थोड़ी बहुत फीस लेते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर का काम, उसको सैलरी देना है, ओके, इतने महीने का सैलरी देना है, तो वो सब फी रहती है। तो हर एक म्यूचुअल फंड आप लोगे ना, तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशो करके आएगा, एक्सपेंस रेशो, ठीक है। तो ये एक्सपेंस रेशो है, ये वही फी रहती है म्यूचुअल फंड की, तो इससे वो अपने से फी लेते हैं, ठीक है। ये पर डे का फी रहता है और पर डे अपने से फी लेते हैं। एक नॉमिनल रहता है, बहुत ही मतलब 0.025 ऐसा कुछ रहेगा, ओके, बहुत ही कम रहते हैं वो। लेकिन अगर अपना साल तक देखें तो थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर क्या है? एक्सपर्टाइज है, पूरा उसको नॉलेज है, ऑलरेडी उसने बहुत सारे फंड मैनेज किए हैं, तो प्रॉपरली उसको पता है कि स्टॉक में मनी डालना है, कब उसको निकालना है, ओके, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में कब मनी ये करना है, शिफ्ट करना है, वो प्रॉपरली उसको पता है। मतलब एटलीस्ट तो क्यों हम डायरेक्ट डालेंगे स्टॉक मार्केट में तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है लॉस का, राइट, विदाउट नॉलेज। लेकिन फंड मैनेजर डालेगा तो प्रोबेबिलिटी लॉस का कम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी पे खेले पूरा, बाकी कुछ नहीं है, लाइफ पूरा प्रोबेबिलिटी पे ही चलता है अपना, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इसके लिए होता है, तो आपको पता है म्यूचुअल फंड क्या है अभी, ओके। तो इसमें भी दो टाइप है अभी, ओके। तो दो टाइप पे जाने से पहले म्यूचुअल फंड का सिंपल एक कंसेप्ट आता है नैव का, वो आपको बताना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो नैव आइडिया मतलब इसका क्या है, फुल फॉर्म तो पहले तो बताना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं आपको। तो नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो अपना फंड बना के इन्वेस्ट करने वाली है स्टॉक मार्केट में, उसका नेट एसेट वैल्यू कैसे हम कर सकते हैं? तो उसका फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला है, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो अपने फंड में उसने पैसे जमा किए तो उससे वो स्टॉक लिया, राइट। तो स्टॉक का वैल्यू क्या है, और उसमें से उसने माइनस कर दी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब इसमें लायबिलिटी अभी क्या आएगा, जो फंड मैनेजर उसको सैलरी दे रहा है, मतलब एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। और अगर सिंपल बोलो तो डेली एक्सपेंस है, क्योंकि अकेला फंड मैनेजर तो कंपनी में काम नहीं कर रहा है, राइट, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका सैलरी आएगा, थोड़ा बहुत आपका नेट का मतलब ये लाइट बिल वो सब पकड़ के डेली एक्सपेंस माइनस करूँगा मैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं यूनिट्स, ओके। और यूनिट्स किधर आते हैं? इस फॉर्मूले से आते हैं। तो नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस लायबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट उधर गया, नेट एसेट वैल्यू आपने इधर लाया, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। तो सपोज मैंने इसमें डाले 100 रुपीज़, ठीक है 100 रुपीज़ में डाले और हम 1000 लेते हैं, तो 1000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया एक म्यूचुअल फंड में, सपोज ICICI का म्यूचुअल फंड है, और मुझे मिला है नैव मतलब 10 रुपीज़ और 10 यूनिट्स, ठीक है, सॉरी 10 रुपीज़ पर यूनिट, एक यूनिट का मुझे भाव मिला है 10 रुपीज़। जैसे कि स्टॉक मार्केट में है वैसे ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में तो पूरा स्टॉक मिलता है, इधर यूनिट मिलता है, राइट। यूनिट क्यों मिलता है? क्योंकि देखो जो अपना फंड बना है ना, ये बहुत सारे इन्वेस्टर से बना है, राइट, हमें एक अकेले तो नहीं किया है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में ये अपना शेयर जो है अपने को मिलता है, क्यों? क्योंकि पूरा पैसा अपना है, लेकिन इधर पूरा पैसा अपना नहीं है, इधर बहुत सारे पब्लिक का मिला के पूरा पैसा है, इसलिए हर एक को यूनिट देते हैं, यूनिट्स, ठीक है, हर एक को यूनिट्स देते हैं। तो 10 रुपये के हिसाब से आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे, फिर डिवाइड कर दो 1000 रुपये को, तो आपको मिलेंगे 100 यूनिट, आपको मिलेंगे 100 यूनिट, ठीक है। मतलब हर एक बंदे को जिसने भी वो फंड में इन्वेस्ट किया है, सब ICICI का फंड है, तो हर एक बंदे को कितने मिलेंगे 100 यूनिट्स
अगर उसने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, कुछ कुछ लोग ने 2000 किया होगा, कुछ कुछ 10,000 किया होगा, तो उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर दो, मिलेंगे। ठीक है, तो अभी कैसे होता है देखो, अभी अपना स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे जा रहा है, राइट। तो स्टॉक मार्केट जब भी आपका ऊपर नीचे जाता है तो जो स्टॉक का वैल्यूज है वो तो चेंज होगा, राइट। ये तो चेंज ही होगा ना वैल्यू स्टॉक का। आज सपोज 500 रुपीज़ है टोटल, जो जितने भी स्टॉक है, जितने भी स्टॉक में पैसा लगाया है आईसीआईसीआई ने, तो उसका प्राइस अभी बढ़ गया 700 रुपीज़। तो डेफिनेटली आपके नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ा तो ये भी वैल्यू बढ़ेगा आपका, राइट। तो मतलब सपोज अभी वैल्यू हो गया आपका इधर 12 रुपये, 12 रुपीज़ पर यूनिट हो गया। ओके, तो मतलब मैंने जो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे वो मेरे हो गए 1200 रुपीज़, मतलब 200 रुपये प्रॉफिट। सिमिलरली ये मार्केट नीचे गया, ओके, नीचे गया मतलब बेरिश हो गया, बेरिश। जब भी बेरिश मार्केट होगा तो डेफिनेटली मुझे इधर लॉस भी दिखेगा। ठीक है, देखो प्रॉफिट और लॉस है ना तब तक आपको नहीं होगा जब तक आप बेचते नहीं, जब तक आप सेल नहीं करते ना तब तक आपको प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। आपके अकाउंट में जो आपका डीमैट अकाउंट है उधर वो दिखेगा कि -200, ओके, ऐसा दिखेगा आपको, 1000 रुपये के 800 रुपये हो गए ऐसा दिखेगा। लेकिन जब तक आप सेल नहीं करते तब तक ये आपके 800 रुपये नहीं है, वो सब उधर ही है। ओके, हो सकता है नेक्स्ट डे आपके ये फिर से 900 दिखे, नेक्स्ट डे आपके डायरेक्ट 1200 दिखे, नेक्स्ट डे आपके 1500 दिखे, नेक्स्ट डे फिर से आपके 600 दिखे। तो इस तरीके से चलता रहता है ये, ओके, इस तरीके से चलता रहता है। और ये जो इतना सारा ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है ये खासकर इक्विटी मार्केट्स में आता है, इक्विटी, क्योंकि मार्केट उधर बहुत वोलेटाइल है, ये कंटिन्यूसली अप डाउन होते रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको नैव का फुल फॉर्म और उसका मीनिंग पता चला होगा, नैव कैसे वर्क करता है, और म्यूचुअल फंड में नैव अपने को मिलता है, स्टॉक मार्केट में शेयर मिलता है। ठीक है, इतना डिफरेंस है दोनों में। तो अभी दो टाइप्स क्या है इसमें, एक तो ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड फंड्स। ओके, तो जब भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड रहेंगे इसमें नैव जो है आपका, ओके, पूरा मार्केट के इस पर डिपेंड रहेगा। आज का मार्केट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो नैव भी थोड़ा बढ़ेगा दिखेगा, और अगर नीचे जा रहा है तो नैव थोड़ा कम होता दिखेगा। ठीक है, पूरा मार्केट पे डिपेंड होता है। कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कभी भी आप खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड, और कभी भी आप क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, मतलब बेच सकते हो। तो आपके अकाउंट में पैसे इंस्टेंट आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो होता है आपका ओपन एंडेड। ठीक है, एनी टाइम यू कैन डू अलोकेशन ऑफ फंड्स। और बाद में आपका आता है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स, फंडेड नहीं, एंडेड था वो एक्चुअली, मैं दोनों को कंबाइन कर दिया। तो क्लोज एंडेड फंड्स, तो क्लोज एंडेड फंड्स में आपका जब भी नई कंपनी किसी म्यूचुअल फंड को लेके आई थी, सपोज आईसीआईसीआई का ही, ठीक है, लेकिन अलग स्कीम लेके आई वो, पहले आपका इक्विटी था, अभी कुछ अलग स्कीम लेके आई। ठीक है, तो तभी ये लाते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। तो इसमें जो है ये फिक्स करके रखते नैव को कि 10 रुपीज़ का ही नैव मिलेगा। ओके, क्योंकि स्टार्ट है अभी, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से फिर अपने को नैव मिलेगा, मतलब इसमें जो है आपका नैव वैल्यू है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ये ओपन रखते हैं, बाद में फिर जो ड्यूरेशन खत्म हो गया है तो नैव आपको मिल जाता है, और फिर ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। ओके, फिर ये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, और फिर आपका अकाउंट में, आपके अकाउंट में फिर दिखता है कि नैव बढ़ रहा है ऐसे, और कम हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका नैव जो है इन शॉर्ट फिक्स ही रहेगा, उधर कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं जब भी नया कोई फंड लाता है म्यूचुअल फंड कंपनीज, जैसे कि आईसीआईसीआई लाया, तो इसको बोलते हैं एनएफओ। उधर शेयर मार्केट में क्या था, आईपीओ था, राइट, इधर एनएफओ है, मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी पूछ सकते हैं आपको एनएफओ क्या है, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, वो भी हमने देखा, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके और भी वर्ल्ड के इंडेक्सेस, जो भी कंट्रीज है, ओके, उनके इंडेक्सेस है, प्रॉपरली याद रखना है। एक क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस ज़्यादा है अभी इस टाइम। ठीक है, तो ब्राज़ील का है बोवेस्पा, फ्रांस का SAC 40, जर्मनी का डेक्स, यूएस का डो जोन्स, यूके का FTSE 100, मैक्सिका IPC, यूएस का क्या है नैस्डैक, स्विट्जरलैंड का स्विस मार्केट, ताइवान का ताइवान वेटेड। ठीक है, इसके साथ साथ जापान का भी याद रखो, जापान नहीं है इसमें, तो जापान का है निक्की। ठीक है, निक्की निक्के कुछ भी बोलो, मैं निक्की याद रखता हूँ। तो जापान का निक्की। चाइना का है आपका शंघाई। ठीक है, शंघाई चाइना, तो चाइना का है आपका शंघाई है, बाकी ताइवान का तो है इधर। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया ही है। ओके, इनफ है, इतने याद रखो, बहुत हो गए। ठीक है, जापान का निक्की, चाइना का शंघाई। इस तरीके से अपना जो इकोनॉमिक्स है पूरा कंप्लीट होता है DFC साइड के लिए। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। तो अभी देखूंगा कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आए, जितना भी किया है उतना आपको याद है कि नहीं। ठीक है,
तो अब कल का काम आपका क्या है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है एक बार सब रिवाइज करो, पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लो। टोटल 15 ये आई गेस 15 पार्ट था ना, तो 15 पार्ट हमने किए हैं। ओके, प्रॉपरली रिवाइज करो। फिर कल इकोनॉमिक्स के पूरे DFC सेल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए रहते हैं, राइट। मेरा स्टाइल है कि स्टार्टिंग में नहीं करता, मैं पूरा खत्म होने के बाद मैं करवाता हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि आपको लगे कि हाँ अभी वो लेवल पे आप आ गए जिधर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो स्टार्टिंग में दिखा दिया नहीं तो वो मतलब नहीं, राइट। वो तो कर सकता हूँ मैं व्यूज़ के लिए, लेकिन व्यूज़ मतलब नहीं है, जो टारगेट है वो अलग है। तो डेफिनेटली उससे अकॉर्डिंग काम करेंगे। और कल रेडी रखो, इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर हम करेंगे जितने भी आए हैं। ओके, 16-18 आपके पास रहेगा, 1-2 पेपर आपके पास नहीं रहेंगे तो वो भी मैं लाऊंगा। ओके, तो डोंट वरी, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास, तो रिवाइज करके रहो। और कल मिलते हैं, आराम से सो जाओ अभी। ओके, पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो गया और मार्केटिंग अपना मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे ना, तो सैटरडे संडे ये करेंगे, मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा न्यूमेरिकल एबिलिटी को भी अभी पुश करना पड़ेगा। ओके, और बस ट्राई कर रहा हूँ कि प्रॉपरली आपका एक सीक्वेंस फ्लो मेंटेन बना रहे, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है लेकिन ठीक है, स्ट्रगल में भी मज़ा है। ओके, तो कोशिश करते रहना है, अप डाउन आते रहेंगे, स्टॉक मार्केट जैसा है, लेकिन कोशिश करते रहना है, सीखते रहना है। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक ऑल द बेस्ट। और कुछ भी डाउट है तो बिंदास टेलीग्राम या अपने एप्लीकेशन पे या आपके पास व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम भी है पास। ओके, ऑल द बेस्ट।